नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे एनसीईआरटी के इंटरैक्टिव प्रोग्राम में। मैं हूं आप सभी के साथ शिवानी झा और इस वक्त आप सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डीटीएच के ज़रिए पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। आप सभी को मैं और ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ देर बाद आप हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे 2 यूट्यूब के चैनल हैं जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, एनसीईआरटी ऑफिशियल और साथ ही एनसीईआरटी पीएम ई विद्या क्लास 9। तो इसके ज़रिए आप हमसे कुछ देर बाद संपर्क कर सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। तो आज इस आधे घंटे के सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 9 के बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। जी हाँ, और इसमें टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। और इस पूरे टॉपिक को हम सभी को बताने के लिए, इस पर और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडियो से। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप सभी का सबसे पहले उनसे परिचय करा देती हूँ। तो आज हमारे साथ स्टूडियो से हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत शेखर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कुमार प्रशांत शेखर सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, सत्यवती कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। इसी के साथ आप सभी को मैं एक और ख़ास जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप सभी दर्शक या फिर आप सभी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे इस सेशन का हिस्सा बने या पार्ट बने, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे? आप हमें फ़ोन करेंगे और इसके साथ ही ईमेल आईडी के ज़रिए भी हम तक पहुँच सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 8800440559। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल, कोई क्वेरी या फिर कोई भी ऐसा फीडबैक जो आप हम सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं dth.class9@ciet.nic.in। ये सभी तमाम जानकारियां थी जो इस पूरे सत्र से जुड़ी हुई मैंने आप सभी बच्चों को बता दी। तो चलिए अब चलते हैं अपने इस पूरे सेशन की तरफ। और जैसा कि टॉपिक मैंने आप सभी को पहले ही बताया है और हम चाहेंगे कि सर जो हमारे साथ आज स्टूडियो से मौजूद है, सर जो टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बच्चों को बताया, तो तीनों ही टर्म्स इसमें कुछ न्यू मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी व्यूअर्स को, सभी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इन टर्म्स का आखिर मीनिंग क्या होता है और ये 9th क्लास के सिलेबस में क्यों लिया गया है। धन्यवाद। वस्तुतः जब आप इसे देखेंगे तो 3 टर्म इसमें से यूज किया गया है, फॉरेस्ट, सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ये एक तरीके से जो न्यू हिस्टोरियोग्राफी है, नई हिस्ट्री लिखने की जो परंपरा है, उसके अनुसार फॉरेस्ट एंड सोसाइटी इंडियन संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के तहत फॉरेस्ट जो लगातार चलता आ रहा है, सोसाइटी जो वहाँ पे रह रही है, उसके बियॉन्ड रह रही है, उसके दूर रह रही है, वो कैसे उससे बेनिफिट ले रही है। और न्यू फेनोमेना जो मॉडर्न एज का फेनोमेना है हमारे पास, कॉलोनियलिज्म, वो कैसे उसको प्रभावित करता है, कैसे उसको एक्सप्लॉइट करता है, कैसे उस पर प्रभाव डालता है और कैसे उसको डिफरेंट वे में मूव करता हुआ आगे जाता है। आप अगर कौटिल्य को देखें, मुगल को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, फॉरेस्ट एंड सोसाइटी दोनों इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडिया में सोशल फॉर्मेशन के दरमियान। यहाँ तक कि कौटिल्य फॉरेस्ट एंड सोसाइटी और उसमें रहने वाले के लाइवलीहुड को भी एक्सेप्ट करता है और साथ ही साथ उनको मेन स्ट्रीम सोशल ऑर्डर में भी एड करने का प्रयास करता है। मुग़ल काल में भी ये चीज़ें ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहीं, लेकिन कॉलोनियल काल तक आते आते जब हमारी कॉलोनी शुरू हुई हैं ब्रिटिश के द्वारा, यूरोपियन पावर के द्वारा, तो वहाँ पर ये लगातार चेंज होती गई। और जो इसका टॉपिक, जो हेडिंग है इस पूरे का, वो वस्तुतः इसी चीज़ को, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी को किसी न किसी रूप में इंगित करता है। और 9th क्लास के बच्चों को ये सोचने पर मजबूर भी करता है शिक्षकों के साथ कि किस प्रकार से हिस्ट्री को कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के संदर्भ में देखा जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने इसका मतलब भी बताया और आप सभी बच्चे भी जान गए होंगे कि 9th क्लास में क्यों स्पेशली हिस्ट्री में ये चैप्टर आप सभी के लिए लाया गया है, क्यों इसे इंक्लूड किया गया है। तो सर मैं इसमें आपसे ये भी जानना चाहूँगी आगे कि लगातार हम इसमें कॉलोनियलिज्म की भी बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र भी किया। तो इसका हमारे भारत पर कैसे प्रभाव हुआ? क्या वो पॉजिटिव था, क्या ऐसा नेगेटिव था?
तो वो इम्पैक्ट मैं जानना चाहूँगी आपसे। धन्यवाद। वस्तुतः आपको इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो हम कॉलोनाइज हुए यूरोपियन पावर ब्रिटेन के द्वारा, उसके साथ और भी पावर्स थे यहाँ पे, फ्रेंच, पोर्तुगीज और भी लोग थे यहाँ पे, तो उन लोगों का प्रभाव क्या पड़ा और ब्रिटेन का इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक और भी संदर्भ आपको लेना पड़ेगा कि क्या ब्रिटिश वास्तव में यूरोपियन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड काम कर रहा था या फिर यूरोपियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था जो लगातार रिनेसां से लगातार चलता रहा था और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यूरोप एक नए नए रिवॉल्यूशनरी एरा से गुजर रहा था, जिसके तहत वहाँ पर एक शिफ्ट थी और शिफ्ट ये थी कि रिसोर्स गैदरिंग और फूड प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाते हुए, कैसे उसको हटाते हुए, कैसे उसको चेंज करते हुए गैदरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ वो मूव करता है। और ये मूव धीरे धीरे वो मर्केंटलिज्म की तरफ जाता है, जिसमें पीपल जितने इंगेज थे वो सारे के सारी पॉपुलेशन को रिलीज करता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और कमोडिटी प्रोडक्शन की लगातार उससे संभावना बढ़ती रहती है। मार्केट एक मोमेंट के बाद जो ग्रेजुएशन प्रोसेस के तहत मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे एक तरीके का डोमिनेंट फोर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है। यानी कि मार्केट अब यहाँ पर गॉड को रिप्लेस कर गॉडहुड को एज्यूम करता है, जिसमें हर लिबरेटेड पॉपुलेशन अपने आप को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, वाइडर रूप में एक्सपेंड करता हुआ, उसका इंटीग्रल पार्ट बनता हुआ प्रतीत होता है। और यही प्रतीक बाद के दिनों में यूरोप हमारे यहाँ इंडिया में भी इम्पोज करता है। दूसरी चीज़ कि जब कॉलोनियल पॉलिसी को इसने अडॉप्ट किया तो ब्रिटेन उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेज से गुजर रहा था। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ उसकी फ्रांस से भी राइवलरी थी, जहाँ पे कि नेपोलियन रूल कर रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। थर्ड, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा भी कई ऐसे कॉलोनियल पार्टनर कंपिटिटर्स थे जो मार्केट और कॉलोनीज के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन कर रहे थे। तो ये तीनों फैक्टर्स ने साथ साथ ब्रिटेन के एटीट्यूड को इंडिया के तरफ लगातार प्रभावित किया और लगातार उसको इन्फ्लुएंस किया और यहाँ पे रिसोर्सों के दोहन को, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर किया और कैसे वो चीज़ें लगातार आगे बढ़ती चली गई। और लगातार सर, जैसे कि आपने इसमें मार्केटिंग के बारे में बताया, मार्केट के बारे में जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने देखा, तो इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि एक सवाल मेरे मन में भी आया कि ब्रिटिशर्स को ऐसा क्या था कि जो इंडिया में लगा कि मार्केट जो लेवल है उसको काफ़ी ज़्यादा हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स रहे होंगे हमारे भारत के बारे में जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा सोचा हमारे भारत को लेकर। एक्चुअली इंडिया के ऊपर जो राइटिंग है वो आपको रिनेसां फेज से पहले दिखाई पड़ेगा, पुनर्जागरण से पहले दिखाई पड़ेगा। तो एक तरीके से यूरोप में अट्रैक्शन था कि भारत वस्तुतः सोने की चिड़िया है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, कहीं ना कहीं उस रूप में हम वहाँ पहुँचेंगे। आपको यहाँ पर ये शायद पता होगा कि जब कोलंबस अपनी यात्रा पर निकला तो उस वक्त पर एकड़, पर कैपिटा ब्रिटेन के पास, यूरोप के पास जो ज़मीन थी वो लगभग 5 गुना बढ़ गई। पहले 24 एकड़ पर यूरोपियन हेड था और कोलंबस के बाद वो लगातार बढ़ते हुए 120 एकड़ पर यूरोपियन हेड हो गया। तो अंदाज़ा लगाइए कि कॉलोनाइजेशन किस मैसिव लेवल पर हुआ और किस मैसिव लेवल पर वो लोग दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में न्यू वर्ल्ड को डिस्कवर करते गए, आगे की तरफ मूव करते गए। ब्रिटेन का अपना कंपल्सन भी था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो लगातार समय के साथ साथ आती जाएंगी। ओके, तो मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी किया और हमारे इवन इंडिया पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो इसके आगे सर एक और सवाल है मेरा आपसे, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत में इन सब से कैसे मतलब प्रभावित हुआ, क्या क्या चीज़ें थी जो अभी हमने पढ़ी हैं तीनों चीज़ों के बारे में, फॉरेस्ट, सोसाइटी और कॉलोनिज्म, तो इसमें भारत पर कितना ज़्यादा असर पड़ा था इन सब चीज़ों का? बिल्कुल 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 1820 के आसपास ये माना जाता है कि ब्रिटेन में ओक फॉरेस्ट वैनिश होता चला गया ग्रेजुअली, नॉट सडनली, ग्रेजुअली वैनिश होता चला गया। और फ्रांस और ब्रिटेन दोनों की दोनों नेवल पावर थी। जाहिर है कि अपनी नेवल को बचाने के लिए आपको वैसे शिप बनाने पड़ेंगे, नेवल शिप, जहाँ पर जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। जब ओक के साथ जो वुड, जो कह सकती हैं आप लकड़ी जो compete कर रही थी वो था टीक। ब्रिटेन से, मेनलैंड ब्रिटेन से कई टीम यहाँ पर भेजी गई, 2-3 टीमें आई और 1820 के आसपास ये पता चला कि मद्रास प्रोविंस के आसपास का जो टीक फॉरेस्ट है, टीक वुड
बेसिकली मोस्ट सूटेड वुड है एक नेवल शिप के फॉर्मेशन को, नेवल शिप को बनाने का। जाहिर है कि उनका अट्रैक्शन अब टीक वुड को के एक्सप्लॉयटेशन को मैक्सिमाइज करने का था, ताकि वो फ्रांस के साथ सॉरी और यूरोप के डिफरेंट पावर के साथ compete कर पाए और लगातार उनके साथ कहीं न कहीं संघर्ष करके अपनी कॉलोनी को लगातार कंसोलिडेट करें, लगातार बढ़ाता चले गए। यही वजह था कि 1880 के आसपास जब फेमिन कमीशन ने रिपोर्ट किया तो वो पता चला कि टीक फॉरेस्ट जितने भी मद्रास प्रोविंस के आसपास के थे वो ऑलमोस्ट सारे के सारे खत्म हो गए थे, क्योंकि टीक का मैक्सिमम लेवल पर यूरोप में ब्रिटेन इस्तेमाल कर रहा था अपनी नेवल शिप को लगातार मजबूत करने में। उसी टीक वुड ने ब्रिटेन को फ्रांस से बचाया, अलग अलग कंट्रीज से बचाया, और साथ ही साथ उसी टीक वुड ने उसे एक नए कॉलोनीज दी, नई कंसोलिडेशन दी, और 1860 तक ये माना जाता है कि ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर था, सबसे बड़ा प्लेयर था डिफॉरेस्टेशन के संदर्भ में 1860 के आसपास। तो अंदाजा लगाइए कि उसने आयरलैंड के सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिए, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए के फॉरेस्ट को सारे ख़त्म कर दिए, साउथ अफ्रीका के सारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिए, अपनी नेवल सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए, नेपोलियन के अगेंस्ट में, कॉलोनीज को बढ़ाने के लिए। और भारत में उसने मद्रास के आसपास, कुमायूं गढ़वाल के आसपास के क्षेत्रों में टीक वुड को मैसिव लेवल पर एक्सप्लॉइट किया, इस हद तक कि आसपास वहाँ पर फ्लडिंग लगातार बढ़ती चली गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि ये इम्पैक्ट हुआ, और इवन भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, इससे बाहर भी। तो जब सर हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसने कैसे इम्पैक्ट किया हमारे पूरे इंडिया पर, हमारे पूरे भारत पर, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स और क्या क्या चीज़ें हैं जो चेंजेस आए देखने में। देखिए, ये इस टॉपिक पे थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं। 1857 एक ऐसा डेट है हमारे यहाँ जिसने पूरे भारत और ब्रिटेन के इतिहास को एक नया डेफिनेशन दिया, एक नई परिभाषा दे दी। 1857 में हमारी क्रांति जरूर विफल हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स के सामने ये सवाल भी उठकर आने लगे कि हमें अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर कॉर्नर तक अगर पहुंचना है तो उस संदर्भ में हमें टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को यहाँ पर लाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। याद करिए, मैंने जैसा बताया आपको कि ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन दो ऐसी चीज़ें थी जो रिनेसा काल से शुरू हुई, मर्केंटलिज्म की तरफ चलता रहा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी रहा, और बाद के दिनों में इसने भारत में भी आना शुरू कर दिया। इंडस्ट्रियल इसका जैसा आपने टेक्नोलॉजिकल इनपुट के बारे में बताया कि टेक्नोलॉजिकल इनपुट के आसपास 1853 के आसपास, यानी कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली यहाँ पर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। और रेलवे के इंट्रोड्यूस करने के उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो एम थे ब्रिटिशर्स के। पहला, इंडिया का जो इंडियन पोजीशन है उसका, उस पर कंप्लीटली कंट्रोल करना, उसको डिफेंड करना, और सेकेंड, मैक्सिमम लेवल पे जो रिसोर्स है टीक वुड, ओक वुड और डिफरेंट वुड्स को मैक्सिमम लेवल पर एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना। अंदाज़ा आप लगाइए कि ट्रांसपोर्ट में नॉन नेवल शिप का जो टनेज कैपेसिटी है 50 साल के दरमियान लगभग 4 गुना बढ़ गया। 12.78 लाख इन 1778 टू 49.37 लाख इन 1860, ऑलमोस्ट 90 साल के आसपास। कि अंदाजा लगाइए कि किस मैसिव लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और किस मैसिव लेवल पर इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया ब्रिटेन को अपनी सुप्रीमेसी वर्ल्ड वाइड मेंटेन करने की। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर में ना तो सूरज उगता था ना डूबता था, कभी भी न सूरज कभी उगता था, क्योंकि सूरज चारों तरफ उसके एम्पायर के आसपास एक साइकिल बनाकर एक सर्कुलर ऑर्डर में घूरता रहता था। वो इतना विशाल एम्पायर था। तो टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। रेलवे को जब यहाँ पे लाया गया तो रेलवे लाने के पीछे इनका दो कारण, जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें थी। अब रेलवे में प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि रेलवे में आपको रेलवे प्लेटफॉर्म के अलावा उसमें रेलवे कोचेज भी बनानी है, और कोचेज के अलावा आपको स्लीपर्स बनानी है। ये कहा जाता है कि 2,50,000 स्लीपर्स को मद्रास प्रोविंस में बनाने के लिए लगभग 3,50,000 पेड़ों को डिस्ट्रॉय, सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रॉय किया गया। और ये डिस्ट्रक्शन का मैसिव अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया और जो आसपास के उसने पेड़ काटे, उन पेड़ों को रिमूव करना न संभव था
और ना कभी हो पाया। जाहिर है कि जो लकड़ी गिराए गए अदर देन टीक, अदर देन ओक और दूसरे एरिया, दूसरे स्पीसीज के, वो वहीं के वहीं छोड़ दिए गए। और उसने समय के साथ साथ लगातार हैज़ार्ड, लगातार नेगेटिव क्रिएशन सामने रखा। और वो नेगेटिव क्रिएशन उनकी लाइवलीहुड को, जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है, उनकी लाइवलीहुड को कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव लेवल तक पहुंचा दिया और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसमें सर आगे क्या क्या है जो आपने टॉपिक में बताया, रेलवे के बारे में बताया एक तो, और साथ ही हमने टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में भी बात की, किस तरीके से ये भी चेंज आया था हमारे इंडिया में। तो इसमें आगे जो भी टर्म्स हैं मैं चाहूँगी उनके बारे में भी आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को समझाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जब आप ब्रिटिश की यहाँ पर फॉरेस्ट से रिलेटेड 2 नीतियों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला कि उनकी पॉलिसी क्या थी कल्टीवेशन को लेकर, और कल्टीवेशन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जंगल को या फॉरेस्ट को किस रूप में देखा। उनके हिसाब से कल्टीवेशन बढ़ने चाहिए, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटेन में कल्टीवेशन या जो क्रॉप कल्टीवेशन था वो लो लेवल की तरफ जा रहा था। जाहिर है कि उनको खाने के लिए फूड चाहिए था, और वो खाने का फूड उनको इंडिया से सप्लाई होना था। जाहिर है कि उन्होंने एग्रीकल्चर के संदर्भ में नए एरिया, फॉरेस्ट को लगातार डिस्ट्रॉय करते गए, एग्रीकल्चर को लगातार वो बढ़ाते चले गए। यहाँ पर इसी संदर्भ में हमें ये देखना भी पड़ेगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे झूम कृषि कहते हैं आप आम भाषा में, उनको इन लोगों ने कम्प्लीटली बैन कर दिया। और यहाँ पर उनके बैन करने के पीछे 2 कारण था। एक कारण ये था कि जब आप झूम के कल्टीवेशन करते हैं और 1 साल 2 साल के बाद जब उस एरिया को आप खाली करते हैं, तो उनका ये मानना था कि वहाँ पर टीक और ओक जैसे प्लांट को, स्पीसीज को पैदा नहीं किया जा सकता है, दोबारा सामने नहीं लाया जा सकता है। तो उसकी वजह से जो वैल्यूएबल सब्सटेंसेस था वो खत्म हो रहा है। जाहिर है कि झूम पर बैन लगा दिया जाए। एक दूसरी चीज़ ये थी कि जब जंगल जलेगा झूम कल्टीवेशन के तहत, तो जब जंगल जलेगा तो उसके साथ टीक और ओक की लकड़ियां भी जलेंगी। जाहिर है कि रिसोर्सेज जब जलेगा तो उससे अल्टीमेटली नुकसान इंडियंस को नहीं होगा, बट ब्रिटिशर्स को होगा, कॉलोनाइजर्स को होगा। तो उस संदर्भ में हम क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। तो उस अवस्था में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे कम्प्लीटली बैन कर दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि जो पॉपुलेशन जो ऑलरेडी फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जिन्हें कौटिल्य या अन्य भाषा में अंत्यज या और भी आज के डेट में वनवासी वगैरह के नाम से जाना जाता है, तो वो आखिर गए कहाँ। उनको कई बार वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, कई बार उनको छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ा, कई बार उन्होंने रेसिस्टेंस के लिए रेबेलियस कैरेक्टर अडॉप्ट किया, जैसे ओरांव वगैरह। तो वो लगातार आपको रेसिस्टेंस के तौर पर यहाँ पर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। उसके अलावा 1860 के आसपास सो कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पर ब्रिटिशर्स ने कुछ सिस्टमेटिक एक्ट या सिस्टमेटिक लेजिस्लेशन को भी सामने रखना शुरू कर दिया। याद करिए 1860 में जब पहला फॉरेस्ट एक्ट बना था तो वो जर्मन एक्सपर्ट के मदद से बना था, क्योंकि जर्मनी उस वक्त वर्ल्ड वाइड ऐसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए लीडर के रूप में ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका था। जाहिर है कि उनका काम यहाँ पर आम आदमी के, भारतीयों के जो अंत्यज हैं, जो वनवासी हैं, उनको बेनिफिट देना नहीं था, बल्कि अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना था। उन लोगों ने क्या किया, 1878 के एक्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो फॉरेस्ट को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा। रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पर कि आप कुछ नहीं कर सकते, और रिजर्व फॉरेस्ट में वो एरियाज थे जहाँ पर कि यूजुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट, कॉमर्शियली काफ़ी इम्पॉर्टेंट वुड वगैरह, वुड की स्पीसीज मौजूद थी जिनको आप छेड़ नहीं सकते। विलेज फॉरेस्ट था जहाँ पर आप छेड़ सकते हैं, लेकिन वो भी एक टैक्सेबल आइटम था कि आप वहाँ से मधु लाते हैं, शहद लाते हैं, फ्यूल की लकड़ियाँ लाते हैं, टूटी हुई लकड़ियाँ लाते हैं। अगर बात कर लें तो सर इसमें हमें खाने के प्रोडक्ट्स भी, जैसे फ्रूट्स हो गए, वो भी हमें उन्हीं से ही मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे ये सारी चीज़ें। यूजफुल रही होंगी, बट आम आदमी जो परंपरागत तौर पे जो हमारी सोसाइटी शुरुआती दिनों से इस चीज़ का इस्तेमाल कर रही थी, अब लीगली आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कानूनी तौर पर आप बंद गए। आपको पोचिंग के केस में अगर आपने छोटे जानवर को मारा है तो पोचिंग के केस में आपको पेनलाइज की जा सकती है। नए रिस्ट्रिक्शंस आ गए, आप वहाँ से फूड वगैरह नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लोकल जो आपके डिफरेंट लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो आप पर रिस्ट्रिक्शन, वो आपको कंट्रोल कर रही हैं। वहाँ पर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके हर तरीके से शोषण की वहाँ पे संभावना है। लगातार रेप, लगातार
उनको विस्थापित करना, लगातार उनके साथ डिफरेंट मिसबिहेव करना, ये सारी चीज़ें एक तरीके का सिस्टमेटिक वे में 1860 के बाद लगातार उभरती चली गई। तो इसमें सर अब हमने ये तो पढ़ लिया, कॉलोनियलिज्म के बारे में भी पढ़ लिया, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में अगर हम बात करें तो ये पॉजिटिव साइड रहा था, इसका नेगेटिव रहा था, मतलब इम्पैक्ट क्या रहा इसका अगर हम इंडिया की बात कर ले, क्या इंडिया के लिए वो फ़ायदा हुआ या फिर ज़्यादा नुकसान हुआ? देखिए इस बारे में नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा हमें जो भी हुआ कि हमारे पास रेलवे ऑलरेडी आ गई जी, जो पहले नहीं थी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पहले आ गई। AR देसाई का मानना है कि इंडिया में जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो उस वक्त हम जो टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का जो हमारे नोशन था वो हम खत्म हो गए, क्योंकि हम दिल्ली मेट्रो में जब ट्रेवल करते हैं बसेस में तो हमें खुद नहीं पता है कि हमारे साथ किनका कंधा टकरा रहा है, उनकी जाति क्या है, उनकी क्या है, हमें खुद नहीं पता। और उस टाइम पूछने भी नहीं जाते हैं सर, सब साथ में हम ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो जिस लेवल पे मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हुआ, स्पीसीज आफ्टर स्पीसीज खत्म होती चली गई, जो ट्राइब्स नहीं मान रही थी उनको क्रिमिनल ट्राइब के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया कि दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो लगातार खत्म होता चला गया। अगर आपको याद हो तो उत्तराखंड में अभी मैसिव लेवल पे लगातार फ्लड आ रहा है ईयर आफ्टर ईयर, हर सीजन के तौर पर, टॉरेंशियल रेन वगैरह। तो इसका रूट आपको 1947 के बाद सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसका रूट ऑलरेडी आपको 1853, 1854 या उससे पहले भी आपको रूट दिखाई पड़ेगा, जब वहाँ के शासकों ने ब्रिटिश रूलर्स के प्रेशर के बाद वहाँ के फॉरेस्ट पर ब्रिटिशर्स के ट्रेडर्स को अलाउ किया। उन लोगों ने मैसिव लेवल पर नीडलेसली फॉरेस्ट को काटा, पूरी की पूरी डिन्यूड हो गई, पूरी की पूरी पहाड़ी आफ्टर पहाड़ी डिन्यूड हो गई, और चीज़ें किस प्रकार से लगातार फ्लड आती चली गई, क्रिमिनल ट्राइब बन गए। उसके बाद रेवेलियन लगातार होता चला गया, और उन्होंने किसी भी रेवेलियंस को ये नहीं देखा कि उनको तिहाड़ में या कहीं और फांसी देना है। उनको पूरे गांव के सामने जो बचा हुआ पेड़ था उन पर बगैर किसी लीगल प्रोसेस के उनको वहाँ पर फांसी दे दी गई, जस्ट टू शो कि हम कितने पावरफुल हैं और आप कितने कमज़ोर हैं। तो ये भी एक डायमेंशन था कि लोगों के दिल में किस प्रकार से फियर बिठाया गया, उनको किस प्रकार से शोषण किया गया, और शोषण को किस प्रकार से लगातार परपिचुएट किया गया। यहाँ पर एक और चीज़, फायदे की बात हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो प्रोसेस उन्होंने शुरू करा था कॉटन प्रोडक्शन या कमर्शियल क्रॉप को लेकर, वो प्रोडक्शन हम 1947 के बाद भी कंटिन्यू रखा हमने, उससे हम पीछे की तरफ नहीं गए। ये कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में बिगिनिंग में 1/6 एरिया ऑफ इंडिया कल्टीवेशन के अंदर था, यानी कि 17% के आसपास, और आज की तारीख में ये बढ़कर लगभग 50% हो गया है। तो जाहिर है कि फॉरेस्ट के कॉस्ट पर ही हम कल्टीवेशन को बढ़ा रहे हैं, आगे की तरफ लगातार इंकरोच कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि कई स्पीसीज गवर्नमेंट के एफर्ट के बाद लगातार बच रही हैं, नए फॉरेस्ट भी आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस जो ब्रिटिश पॉलिसी ने क्रिएट किया था उसका इम्पैक्ट तब भी था, आज भी हम देख रहे हैं, और आगे की तरफ भी लगातार चलता रहेगा अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहा। एग्जैक्टली और बहुत अच्छी बात आपने कही फ्लड को लेकर के, और इसका एग्जाम्पल हमने सभी ने देखा कि सर ने उत्तराखंड का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जो कॉन्टीन्यूसली, और हम सर ये न्यूज़ में भी सुनते हैं कि फ्लड सबसे ज़्यादा वहाँ पर आते हैं पहाड़ी एरियाज़ में। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो सर ने अभी भी कहा कि पहले का इम्पैक्ट अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी इस प्रेजेंट में, और साथ ही कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये, यानी फ्यूचर में भी हमें इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। खैर सर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही कम शब्दों में हमें ये पूरा टर्म और पूरा चैप्टर समझा दिया बच्चों को, और आशा है कि हमारे बच्चों को भी समझ आया होगा। धन्यवाद। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि बच्चों को अगर कोई क्वेरी हो तो सब डेफिनेटली वो क्वेरी करें। बिल्कुल सर। और जो मेरा प्रयास था आगे भी वही रहेगा कि बच्चे मैक्सिमम लेवल पर उस चीज़ से बेनिफिट उठाएं कि उनको किस प्रकार से कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी के न्यू हिस्टोरियोग्राफी, न्यू जो नए इतिहास लिखा जा रहा है, कैसे उसको डाला गया है। हर टॉपिक, हर टर्म आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर टर्म को समझने का प्रयास कीजिए। आपके शिक्षक मौजूद हैं, NCERT है ही है आपके पास, तो हर शिक्षक आपको मदद करेगा और डेफिनेटली आपको मदद करेगा, जिससे आप भी अच्छे नागरिक बन पाएंगे। बिल्कुल। और सर, जैसा कि आधे घंटे का हमारा ये सत्र था तो अब समय भी हो चुका है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल ये करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि, क्योंकि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 9th क्लास के, 9th स्टैंडर्ड के हैं, तो ऐसे कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है कि
उनके अकॉर्डिंग और एग्जाम्स में ज़्यादा वैल्यूएबल हो, तो आप उसके ऊपर एक बार बता दें। उसमें से आप ये कर दीजिए कि डिफाइन फॉरेस्ट पॉलिसी या इकोलॉजिकल पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन और हाउ दे इम्पेक्टेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और दूसरा आता है कि डू यू थिंक ब्रिटिशर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन ऑनगोइंग एपिसोड और यूरोपियन रिवॉल्यूशन। इफ यस, गिव आंसर, इफ यस देन आंसर इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो दो सवाल उठते हैं कि किस प्रकार से वो यूरोपियन थॉट प्रोसेस का एक पार्ट था और किस प्रकार से उस प्रोसेस ने हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वे में इम्पैक्ट किया। राइट। तो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर आप सभी ने जाना और ये पूरे चैप्टर को हमने बहुत इजी तरीके से समझ लिया, क्योंकि मुझे भी ये बहुत अच्छे से समझ आ गया और मैं जानती हूँ कि आप सभी बच्चों को भी समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आप सभी को लगता है कि कोई भी अभी भी डाउट या फिर कोई क्वेरी आपके मन में रह गई है, तो आप हमसे कॉल के थ्रू या फिर सीधा चाहें मेल के ज़रिए भी पहुँच सकते हैं, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, हमारी ईमेल आईडी। और साथ ही आप इस वीडियो को, जो हमारा ये लाइव चल रहा है अभी, हमारा यूट्यूब पर भी जाएगा वीडियो, वहाँ पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए थे, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे सत्र को हमें समझाया, चलिए उनका धन्यवाद कर लेते हैं। सो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर से कि आप सभी स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े रहे इस सत्र के आखिरी तक। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही खास जानकारी आप सभी बच्चों के लिए आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप सभी को बता दें कि अखिल भारतीय बाल शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता 2024-25 में प्रविष्टियाँ भेजने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 कर दी गई है। यदि आप एक शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, छात्र या फिर स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप प्रतियोगिता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी एवं प्रवेश फॉर्म के लिए कृपया आप CIET की वेबसाइट, जो कि www.ciet.ancert.gov.in है, इस पर जा सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे QR कोड को स्कैन करके भी हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही हर रोज़ की तरह हम जाने से पहले आप सभी को अगले कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं कि आप कौन कौन से कार्यक्रम हमारे साथ देख सकते हैं। तो एक नज़र अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप हमारा अगला कार्यक्रम देखेंगे 2:30 से 3 चैनल नंबर 9 पर क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स और टॉपिक हम लेकर आएंगे पॉलिनोमियल्स पार्ट 1। इसके बाद 3 से 3:30 आप हमारे साथ चैनल नंबर 10 पर जुड़ सकते हैं क्लास 10 के बच्चों के लिए, और सब्जेक्ट हमारा रहेगा साइंस और टॉपिक हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। इसके बाद 3:30 से 4 आप फिर से चैनल नंबर 10 पर जुड़ सकते हैं और मजमून रहेगा उर्दू, और उन्वान हमारा रहने वाला है अकबर इलाहाबादी की नज़्म जलवा ए दरबारे दिल्ली। इसके बाद क्योंकि शुक्रवार है, तो आप हमारे साथ ही 2:30 से 4 परिचर्चा के सत्र में भी जुड़ सकते हैं चैनल नंबर 6 और 11 पर। और आज का टॉपिक रहेगा डेवलपिंग सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स अमंग एडोलसेंट स्टूडेंट्स। और इसके बाद 4 से 5 ऑनलाइन ट्रेनिंग सत्र में आप हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल नंबर 6 से 12 पर। और आज का हमारा विषय और शीर्षक रहेगा आपकी गोपनीयता की सुरक्षा, प्रमाणित साइबर स्वच्छता उपाय। और इसके बाद 5 से 5:30 चैनल नंबर 6 से 12 पर सहयोग के कार्यक्रम के साथ हम हमारे साथ जुड़ेंगे और आज का टॉपिक रहेगा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इन स्टूडेंट्स डे टू डे लाइफ। और आखिरी में, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया आज शुक्रवार है, तो आप नीपा का सत्र भी हमारे साथ देख सकते हैं। नीपा का सत्र आप हमारे साथ देखेंगे चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर। और आज का टॉपिक रहेगा नेटवर्किंग विद स्कूल एल्यूमनाई, रोल ऑफ लीडरशिप इन ZPHS इन आंध्र प्रदेश। तो ये सभी जानकारी थी जो मैंने आप सभी को हमारे अगले प्रोग्राम के बारे में बता दी। आप कैसे देखेंगे NCERT ऑफिशियल और साथ ही हमारे PM ई-विद्या के सभी चैनलों के जरिए आप हमारे कार्यक्रम देख सकते हैं। आज का ये सत्र कैसा लगा हिस्ट्री का, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी का, दर्शकों का और हमारे स्टूडेंट्स का। नमस्कार।